नाम रणविजय है। उस रात जब मैं खेड़ा गांव पहुंचा तो गांव में अजीब सा सन्नाटा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, मानो गांव पूरी तरह से खाली पड़ा हो। घर पहुंचते ही मुझे एक बूढ़ी औरत दिखी जो हाथों में लालटेन लिए मेरा इंतजार कर रही थी। जी नमस्ते, आप ही कमला देवी हैं? जी साहब, सालों से मैं ही इस घर की देखभाल करती आई हूँ। जी मेरी कजिन वर्तिका ने आपके बारे में बताया था मुझे। फिर ये नहीं बताया कि इस गांव में आना ठीक नहीं है। जी क्यों आए हो साहब यहाँ? आपके परिवार के कारण ये गांव वैसे भी बर्बाद हो चुका है। जो रह गया है उसे बर्बाद मत करो। अरे पर ये रही घर की चाबी। उम्मीद करूंगी आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहकर कमला देवी वहां से चली गई और मैं वहां खड़ा उन्हें एकटक देखता रहा। और कुछ ही देर बाद मैं घर के अंदर चला गया। मैं खेड़ा गांव पहली बार आया था। हालांकि मेरी कजिन, मेरे ताऊ जी की बेटी वर्तिका मुझे कई बार यहाँ बुलाती थी, पर पापा के मना करने के कारण मैं यहाँ कभी नहीं आ पाया था। उस रात मैं अपने कमरे में बैठकर डायरी लिख रहा था। आज शाम जब मैं खेड़ा गांव पहुंचा तो सब कुछ वाकई अजीब था, जैसा वर्तिका बताया करती थी। काश मैं यहाँ पहले आया होता तो वर्तिका की कुछ मदद कर पाता और वो ऐसे अचानक गांव से लापता नहीं हुई होती। पर इन सबसे ज्यादा मुझे परेशान कमला देवी की बातों ने किया। न जाने वो ऐसा क्यों कह रही थी कि मुझे इस गांव में नहीं आना चाहिए था। क्या ये गांव सच में अजीब है? हाँ, ये कैसी आवाज है? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे आवाज सामने वाले कमरे से आई है। जाकर देखता हूं। कमरे में पहुंचने के बाद मैंने हर तरफ देखा, पर मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर वो आवाजें आ कहां से रही थी। तभी मेरी नजर वहां रखी अलमारी पर पड़ी, क्योंकि सबसे ज्यादा आवाज वहीं से आ रही थी। अलमारी खोलने पर अंदर कुछ कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर आवाज कहां से आ रही है? हाँ, ये आवाजें कैसी? हाँ, ये आवाजें नीचे से तो नहीं आ रही। और ये क्या है? देखकर तो चटकनी जैसी लग रही है। कहीं यहाँ से बेसमेंट का रास्ता तो नहीं है? हो सकता है, और शायद आवाज बेसमेंट से ही आ रही हो। न जाने नीचे क्या होगा। एक काम करता हूँ, सुबह देखता हूँ। अभी रात में वैसे भी ठीक से कुछ समझ नहीं आएगा। तो अगली सुबह मैं वापस उसी कमरे में चला गया जहां से मुझे आवाजें सुनाई दे रही थी। बेसमेंट से वो आवाजें अब भी आ रही थी। तो मैंने फर्श पर लगी चिटकनी पकड़ी और उसे खोल दिया। चिटकनी के खुलते ही एक जोर की आवाज हुई और मुझे नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखने लगी। सुबह का वक्त होने के बावजूद भी अंदर काफी अंधेरा था, इसलिए मैंने एक टॉर्च ली और बेसमेंट की तरफ नीचे उतर गया। नीचे मुझे दिख तो कुछ भी नहीं रहा था, पर वहां पहुंचने के बाद मुझे वो आवाजें और भी जोर से सुनाई देने लगी थी। मैं उन आवाजों का पीछा करते हुए थोड़ा ही आगे आया था कि मुझे रास्ते में कुछ रेंगते हुए केंचुए दिखे। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा था, केंचुओं की तादाद बढ़ती जा रही थी और उन्हें देखकर मुझे घिन सी आने लगी थी। कुछ दूर और आगे जाने के बाद मैंने जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे सामने हजारों केंचुए दीवार और जमीन पर रेंग रहे थे। उनकी लंबाई देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो केंचुए नहीं, सांप हो। ये सब देखकर मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी, इसीलिए मैंने आगे ना जाना ही ठीक समझा। पर जैसे ही मैं लौटने को हुआ, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरा खून जमा दिया। मेरे ठीक सामने एक बहुत बड़ा केंचुआ था। उसकी चौड़ाई एक बड़े अजगर सांप जैसी थी और उसका मुंह जमीन के अंदर घुसा हुआ था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं बिना हिले एकटक उसे देखे जा रहा था, मानो मेरे पैर वहीं जम गए हों। मुझे समझ आ गया था कि बेसमेंट से वो आवाजें इसी केंचुए के कारण आ रही थी। उसके बाद मैं वहां से तुरंत निकल गया और कमला देवी को अपने घर पर बुलवा लिया। इस घर में कब से सफाई नहीं हुई है? क्या मतलब? मेरा मतलब है, आखिरी बार इस घर में सफाई कब हुई थी? जब मुझे आपके आने की खबर मिली थी
तभी कराई थी सफाई। दरअसल शायद सफाई ठीक से हुई नहीं है। घर साफ करने से क्या हो जाएगा साहब, जो गंदगी आपके परिवार में है वो तो साफ नहीं होगी ना। हाँ, ये आप क्या बोल रही हैं? कुछ नहीं, जल्दी से बताओ कहाँ की सफाई करानी है। इस घर में कदम रखने पर भी मेरा दम घुटने लगता है। वो बेसमेंट में। बेसमेंट? हाँ, गया था मैं नीचे, काफी गंदगी है वहाँ, और उस गंदगी के कारण काफी सारे केचुए भी हो गए हैं। और क्या केचुए? हाँ। आप केचुओं के बीच गए थे? हाँ, पर मैं कोई शौक से नहीं गया था, मैं तो बस बेसमेंट चेक करने गया था, तो मुझे वहाँ केचुए दिख गए और एक अजीब सा बड़ा केचुआ भी दिखा। पता नहीं वो क्या था, पर क्या बड़ा केचुआ? हाँ। आपको वो बड़ा केचुआ लगा? हाँ, पर मुझे ठीक से नहीं पता। अरे आपका दिमाग तो ठीक है, होश तो नहीं खो बैठे हो? जी, मैंने आपसे कहा था ना, आपको इस गांव में नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं मान रहे हो मेरी बात? अरे अब भी वक्त है, निकल जाओ यहाँ से। आपके परिवार के चक्कर में आधे से ज्यादा गांव खत्म हो चुका है। बचा कुचा जो रह गया है उसे तो बख्श दो। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, वरना आप तो नहीं ही बचोगे, ये गांव भी नहीं बचेगा। आप ये क्या कह रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। समझना चाहोगे तो भी नहीं समझ पाओगे, इसीलिए कह रही हूँ इस गांव से चले जाओ, वरना आपके ताऊ जी के कर्मों का फल आपको भी भुगतना पड़ेगा, जैसे आपके पिता ने भुगता था। हाँ? आप पापा को जानती थी? मैं आपके पिता वल्लभा और ताऊ वासुकी दोनों को अच्छे से जानती थी, और आपको देखकर ये भी जान चुकी हूँ कि आप बिल्कुल अपने पिता की तरह हैं, अपने ताऊ जी की तरह हैवान नहीं हो। पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरे ताऊ जी ने ऐसा क्या किया था? बस ये समझ लीजिए कि आपके खानदान और इस गांव की बर्बादी के पीछे उन्हीं का हाथ है। हाँ? पर कैसे? ये सारा खेल उस किताब से शुरू हुआ था। किताब? कैसी किताब? पता नहीं वो कैसी किताब थी या कौन सी किताब थी, मुझे बस इतना पता है कि आपके ताऊ जी वासुकी के पास एक किताब हुआ करती थी जो वो अपने टेबल की दराज में रखते थे। पर एक दिन आपके पापा ने वो किताब चुरा ली और उसे इस गांव से कहीं दूर फेंकने जाने लगे। पर ये बात वासुकी को पता चल गई। उसने लड़ झगड़ कर वो किताब आपके पापा से छीन ली और गांव छोड़कर चला गया। बस उसी के बाद से इस गांव को मानो श्राप मिल गया हो। आपके पापा ने चीजें ठीक करने की बहुत कोशिशें की, पर तब बहुत देर हो चुकी थी। वासुकी के कारनामों का अंजाम आपके पिता को भी भुगतना पड़ा। उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। जब उन्हें समझ आ गया कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, तो अपने आखिरी समय में वो आपके पास चले गए। शायद इसलिए वो मुझे यहाँ आने से मना किया करते थे। अब भी वक्त है, छोड़ दीजिए ये गांव, वरना परिणाम बहुत भयंकर होगा। इसमें आपकी गलती नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि आपका खून ही खराब है। कमला देवी से बात करने के बाद पूरे दिन मेरे दिमाग में वही बातें चलती रही। तो उस रात मैं अपने कमरे में बैठा ही था कि मुझे कमला देवी की कही बात याद आ गई कि कैसे मेरे ताऊ जी अपनी दराज में उस किताब को रखा करते थे। तो मैंने भी उस टेबल की दराज खोल दी, इस उम्मीद से कि क्या पता मुझे वही किताब मिल जाए। पर अंदर किताब तो नहीं थी, लेकिन हाँ, एक डायरी जरूर पड़ी थी जिसके पहले पन्ने पर मेरे पापा का नाम लिखा हुआ था। हाँ, ये तो पापा की डायरी लगती है। पढ़ के देखता हूँ, क्या पता इसमें उन्होंने उस किताब के बारे में कुछ लिखा हो। उसके बाद मैं पापा की लिखी डायरी पढ़ने लगा। उनकी ज्यादातर बातें उनके और उनके बड़े भाई वासुकी को लेकर थी, पर फिर धीरे धीरे अपने भाई को लेकर उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया। उन्होंने लिखा था कि मेरा और मेरे बड़े भाई के बीच का रिश्ता हमेशा अच्छा था। मैं उनकी सारी कई बातें माना करता था, पर एक बार मैंने उनके लिए कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण हमारा पूरा खानदान, गांव सब बर्बाद हो गया। मेरे भाई वासुकी ज्यादातर गांव में ही रहा करते थे, जबकि मैं अक्सर शहर के कामों से बाहर जाया करता था, जिस वजह से मेरी काफी जान पहचान बन गई थी। तो भैया को जब भी कुछ जरूरत पड़ती थी वो मुझसे कह दिया करते थे और मैं उन्हें वो सामान ला कर दे दिया करता था।
एक बार ऐसे ही उन्होंने मुझसे एक किताब लाने को कहा जिसका नाम था केचुआ। मुझे लगा शायद भैया को वो किताब खेती बाड़ी के लिए चाहिए होगी, तो मैं उसे लाने निकल पड़ा। पर वो किताब मुझे कहीं मिली नहीं। असल में वो किताब के छपने पर पाबंदी लग चुकी थी और इस दुनिया में वो किताब की बस 5 ही कॉपीज बची थी। खैर, बहुत ढूंढने के बाद मुझे उस किताब की एक कॉपी मिल ही गई, तो मैंने वो किताब लाकर अपने भैया को दे दी। और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुझे अपने भैया के इरादों का पता चला। भैया अपनी इंसानी ताकत को केंचुओं का इस्तेमाल करके बढ़ाना चाहते थे। वो एक ऐसी ताकत पाना चाहते थे जो इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता था। वो अपनी इंसानियत को छोड़कर खुद को कुछ और बनाना चाहते थे, और इन सब में सबसे ज्यादा मदद उन्हें उनकी वो किताब कर रही थी। इसलिए मैंने उनकी किताब चुरा ली और गांव के बाहर दूर फेंक कर आने का मन बना लिया। पर उन्हें इस बारे में पता चल गया। हमारे बीच एक झड़प हुई, जिसके बाद वो किताब और अपने कुछ साथियों को लेकर गांव छोड़कर हमेशा के लिए एक शहर चले गए जिसका नाम खांडव नगरी है। और वही शहर हमारे खानदान और हमारे गांव का काल बन गया। उनके जाने के कुछ ही दिन बाद हमें खांडव नगरी से ऐसी कहानियां सुनने को मिली जो इंसान अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। देखते ही देखते वो खबरें सच बनकर हमारे गांव को खोखला करने लगी, और फिर मुझे अपने घर के बेसमेंट से ऐसी आवाजें आने लगी मानो कोई कीचड़ में रेंग रहा हो। मैंने गांव को बचाने की बहुत कोशिश की, पर न जाने क्यों खांडव नगरी के हादसों के बाद से मेरी तबीयत बेहद खराब रहने लगी, और देखते ही देखते मेरी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई कि अब मुझे अंदाजा हो गया है कि मैं अब नहीं बचूंगा। इसलिए अब मैं ये गांव छोड़कर अपने बेटे के पास जा रहा हूँ। मैं यही कोशिश करूंगा कि जो मैंने झेला वो मेरे बेटे को ना झेलना पड़े। मतलब वर्तिका सही कह रही थी। इस गांव में सचमुच और इसलिए पापा मुझे यहाँ आने से रोक रहे थे, और इसलिए कमला देवी भी मुझे यहाँ से चले जाने को कह रही हैं। मुझे कमला देवी से बात करनी पड़ेगी। अरे आप यहाँ इस वक्त? कमला देवी जी, मुझे आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए। कैसा सवाल? यही कि खांडव नगरी कहाँ है। क्या आपको इस बारे में कहाँ से पता चला? फिलहाल वो जरूरी नहीं है, आप बस मुझे ये बता दीजिए कि खांडव नगरी कहाँ है। अरे पागल हो चुके हैं क्या आप जानते भी हैं वो कैसी जगह है? इंसान तो छोड़ो, वहाँ एक चींटी भी पैर नहीं रखती। तबाह हो चुका है वो शहर। सालों से वो शहर वीरान पड़ा है। भगवान के लिए वहाँ मत जाओ, वरना अंजाम इतना बुरा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कमला देवी जी, पर आपने ही बोला था ना कि ये सब मेरे परिवार के कारण हुआ है, तो बस मेरे पास एक यही मौका है इस चीज को ठीक करने का। आप जिस किताब की बात कर रही थी, मुझे भरोसा है कि वो किताब वहीं मिलेगी, और एक बार मैंने वो किताब खत्म कर दी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चीजें दोबारा ठीक हो जाएंगी। चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगी रणविजय बाबू। क्या मतलब? आपके पास कोई और रास्ता है? रास्ता तो है, पर पता नहीं उससे भी ये सब खत्म होगा या नहीं। लेकिन शायद ये समस्या दब जरूर जाए। पर रास्ता क्या है? अगर इस गांव की जमीन पर आपके खानदान का कोई भी अंश मौजूद नहीं होगा, तो शायद इस समस्या को दबाया जा सकता है। इसका मतलब कि आपको ये गांव छोड़ना ही होगा। ये सब कुछ आपके ताऊजी से ही शुरू हुआ है, जिसका असर आपके पापा पर पड़ा, फिर आपके ताऊजी की बेटी वर्तिका पर, और अब आप वापस वहीं जाना चाहते हैं जहां से इस गांव की तबाही की शुरुआत हुई। मेरी बात मानिए, खांडव नगरी में अब कुछ नहीं बचा है। मत जाइए वहाँ। मुझे वहाँ जाना ही होगा कमला देवी जी। मुझे भरोसा है कि मैं ये सब ठीक कर सकता हूँ। एक बार वो किताब मेरे हाथ लग गई तो उसे मैं वहीं जलाकर खत्म कर दूंगा। और अगर तब भी चीजें ठीक नहीं हुई तो क्या आप दूसरा रास्ता चुनोगे? हाँ, मैं आपको वादा करता हूँ, अगर मेरे किताब जलाने से कुछ भी नहीं हुआ तो मैं दूसरा रास्ता जरूर अपनाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करूंगी आप सफल हों। खांडव नगरी का नक्शा मेरे पास है, मैं देती हूँ आपको।
उसके बाद मैं कमला देवी से वो नक्शा लेकर खांडव नगरी चला गया। जैसा कमला देवी ने बताया था, खांडव नगरी वैसी ही थी। पूरा शहर मानो बरसों से वीरान पड़ा हुआ था और हर तरफ सब कुछ तहस नहस हो चुका था, मानो शहर से कोई बवंडर गुजरा हो। कुछ दूर चलने पर मुझे सिटी लाइब्रेरी दिखी। न जाने क्यों, पर मुझे ऐसा लगा कि हो ना हो वो किताब मुझे यहीं मिल सकती है। तो मैं उस लाइब्रेरी के अंदर चला गया। लाइब्रेरी के अंदर की स्थिति और भी भयानक थी। हर तरफ किताबें बिखरी पड़ी थी और सारे बुक शेल्फ्स टूटे पड़े थे। पर उससे भी ज्यादा खौफनाक थे वहां के कंकाल, जो हर जगह जमीन पर बिखरे पड़े थे। कुछ कंकाल दीवार से झूल रहे थे तो कुछ सीलिंग से। इतना सब कुछ देखकर मैं इतना ज्यादा घबरा गया कि मेरे हाथ पांव सब कांपने लगे। पर फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे कंकाल बढ़ते जा रहे थे, मुझे एहसास होने लगा था कि मेरे सामने कुछ बहुत भयानक आने वाला है। और हुआ भी वही। कुछ ही दूर चलने के बाद मुझे एक बड़ी सी दीवार दिखी, जिससे 5 भेड़ियों के सर लटक रहे थे और उनके ठीक नीचे एक पोडियम था। जब मैंने उस पोडियम को गौर से देखा तो उसके ऊपर एक किताब रखी थी। मैं भागकर उस पोडियम के पास चला गया और उस किताब को देखने लगा। उस किताब में अजीबोगरीब केचुए बने हुए थे। उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि हो ना हो यह वही किताब है। किताब का नाम पढ़ने के लिए जब मैंने उसे बंद किया तो उसके कवर पेज पर केचुआ लिखा था। मैं उस किताब को देखकर काफी खुश हो रहा था, पर तभी आसपास की सारी चीजें हिलने सी लगी, मानो कोई भूकंप आया हो। और जब मेरी नजर अपने आसपास पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। चारों तरफ से केंचुए मेरी ओर रेंग कर चले आ रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सामने एक जोर की आवाज हुई, मानो धरती फटी हो। जब मैंने सामने की ओर गौर से देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे सामने एक विशाल केंचुआ खड़ा था। पर यह तो बस शुरुआत थी। आगे जो मैंने देखा उसने मेरे अंदर इतनी ज्यादा दहशत पैदा कर दी कि मैं पत्ते की तरह कांपने लगा। उसका बाकी का शरीर तो आम केंचुए जैसा था, पर ऊपरी हिस्सा इंसानों जैसा था। और तो और उसका एक चेहरा भी था। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि मेरे ताऊजी का था। ताऊजी, मेरे बच्चे, स्वागत है तुम्हारा मेरी दुनिया में। स्वागत है। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। पर शायद कहीं ना कहीं मुझे याद था कि मुझे इस किताब को तबाह करना है। तो बस मैंने उस किताब में आग लगा दी। जैसे ही वो किताब जलना शुरू हुई, हर तरफ से एक अजीब सी चीख सुनाई देने लगी और फिर एक झटके में सब कुछ शांत हो गया और ताऊजी के साथ वो सारे केंचुए जमीन के अंदर चले गए। मुझे ठीक से तो नहीं पता कि उस वक्त हुआ क्या था, पर उसका कुछ ना कुछ रिश्ता इस किताब के जलने से जरूर था। उसके बाद जब मैं वापस खेड़ा गांव लौटा तो मेरे मन में थोड़ी खुशी और सुकून भी था। पर जैसे ही मैंने ये सारी बातें अपनी डायरी में लिखकर उसे बंद किया, मुझे सामने वाले कमरे से दोबारा वैसी ही आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर मैं ये समझ गया कि इस गांव में ये खतरनाक केंचुए अभी भी खत्म नहीं हुए। और मुझे अपने पापा की डायरी में लिखी बात याद आ गई। उन्होंने लिखा था कि इस दुनिया में उस किताब की बस 5-6 कॉपीज बची है और मैंने उनमें से बस एक ही कॉपी चलाई थी, यानी 4 कॉपीज अभी भी बाकी थी। पर मुझे कमला देवी की बात भी याद थी। अगर इस गांव की जमीन पर आपके खानदान का कोई भी अंश मौजूद नहीं होगा तो शायद इस समस्या को दबाया जा सकता है। तो बस उसके बाद मैंने वो गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर मैं आज भी उन 4 किताबों की तलाश में हूँ, जिससे मैं इन खतरनाक केंचुओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म